My name is Rajkumar Sharma, initially RKS sir, BTech IIT Dhanbad and author of Rodo Solution. तो मैं जॉन कैडला का मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। कह रहा है a hollow cylinder with mass m and radius r on horizontal surface with its frictionless and is contact with the everywhere। ये क्वेश्चन है, आप रीड कर लीजिए। मुझे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पता है। A thread has been wound around it and its free end is pulled with velocity v in parallel to the thread. Find the speed of cylinder। इस सिलेंडर की स्पीड पता करना है, सेंटर की स्पीड पता करना है। कंसीडर टू केसेस। ए पार्ट, the coefficient of friction between the surface and the cylinder is zero everywhere except a thin straight band much smaller than the radius of the cylinder with coefficient of friction is mu. The band is parallel to the thread and its distance of thread is a is less than 2r. बी पार्ट, द कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू इज एवरीवेयर। ठीक है, और हिंट दिया गया, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, ये है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। इस तरीके से वो सिलेंडर को रखा गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। मतलब ये एक सिलेंडर है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। इसको एक रस्सी से बांध के मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो ऐसे घूमते हुए मेरे हाथ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड भी से खींचा जा रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये लाइन है वेलोसिटी, अ थ्रेड हैज बीन wound around it pulled with the velocity v in parallel to the threads। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रेड को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग हॉलो सिलेंडर, रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द हॉलो सिलेंडर, तो एक हॉलो सिलेंडर बना दिया और वो इस व्हाइट बोर्ड पे रखा गया। इस व्हाइट बोर्ड पे सिलेंडर रखा हुआ था इस तरीके से, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, और रस्सी ऐसे लपेट के इस रस्सी को ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग इज पुलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने रस्सी को रख के मैं खींच रहा हूँ इस तरीके से। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसके सेंटर की वेलोसिटी बताइए, जबकि एक पतले स्ट्रिप पे फ्रिक्शन है। यहाँ पे एक पतला स्ट्रिप है, फ्रिक्शन सिर्फ इस स्ट्रिप पे है और हॉलो सिलेंडर अंडरलाइन है। तो अगर हॉलो सिलेंडर है तो फ्रिक्शन या तो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। द फ्रिक्शन इज ओनली द टू प्लेसेस, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और कहीं नहीं रहेगा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स के होते हैं ना, अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट का, तो हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। This provide a very easy approach to find velocity of any point on rigid body once you have find instantaneous axis of rotation। एक बार अगर instantaneous axis of rotation तुम पता कर लेते हो तो उस पॉइंट के अबाउट पूरी की पूरी रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में जाती है। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट की कोई भी वेलोसिटी होगी वो नेट वेलोसिटी होती है। ठीक है, और ये भी मैं जानता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं कि ये जो पॉइंट है ना, जिसको भी स्पीड से खींच रहे हो इधर, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस इज द 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। इसी डायरेक्शन में कहीं पे भी होगा, अब मैं ये नहीं जानता हूँ कहाँ पे है, बट इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा। अभी आपको नहीं पता है कहाँ पे है। जब नहीं पता है तो मैंने क्या किया, अपने मन से एक पॉइंट मान लिया कि वो पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट आई, जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रूल प्ले कर रहा है। अच्छा, इसकी अगर एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे टेंशन टी दिखाएंगे, यहाँ पे टेंशन टी दिखाएंगे रस्सी का। अब अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये IAR है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इसको मिलाने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे मिला दूँ, तो मैं ये कहूँगा कि IAR जो है वो इसके वेलोसिटी इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनेंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो फ्रिक्शन, अब वेलोसिटी ऐसे बनेगी, ऐसे वेलोसिटी ऐसे बनेगी, तो फ्रिक्शन इसी लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये 90 बननी चाहिए। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इस पे जो वेलोसिटी बनेगी, फ्रिक्शन जो आएगा वो इस वाले डॉट पे जो फ्रिक्शन आएगा वो ऐसे बनेगा, ये फ्रिक्शन। तो इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर, और ये एंगल 90 बनेगा, और इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर 90। ये आप समझ रहे होगे क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी ना, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। तो तुम ऐसे खींच रहे हो, अगर तुम इसको ऐसे खींच रहे हो तो यहाँ अब घूम रहा है ऐसे ना, तो वेलोसिटी ऐसे, तो फ्रिक्शन अपोजिट। अच्छा एक और बात, इस एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये मान लो x है, दूरी x है यहाँ से यहाँ तक, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो ओमेगा क्या लिखेंगे, v अपान एक्स, v अपान एक्स। और ये पॉइंट IAR है, तो मुझे बताइए अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो अगर v कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो कोई पूछे अल्फा कितना आएगा, दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी, इट इज अगेन जीरो। कोई पूछे टॉर्क क्या आएगा, देन टॉर्क इज अगेन जीरो, टॉर्क इज अगेन जीरो अगेन। इसका मतलब कि टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, और टॉर्क तो फिर हर पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। ओके अब देखिए, अच्छा यही नहीं, टॉर्क जीरो है, साथ में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट, अच्छा इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो ये है, सेंटर ऑफ मास मान लो ये है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों भाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसी भी और ओमेगा के टर्म में तो आएगा। तो अगर भी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब एसीएम क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब एफ नेट क्या आना चाहिए, जीरो। टॉर्क भी जीरो और एफ नेट भी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, भी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो टॉर्क जीरो हो गया और एसीएम भी जीरो हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो होगा। और एक और बात करता हूँ, किसी भी पॉइंट, किसी भी रिजिड बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है, तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। तो टॉर्क तो जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब हर पॉइंट के अबाउट सेम आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। और एक पॉइंट के अबाउट जीरो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो है, तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। इफ नेट फोर्स इज जीरो ऑन अ सिस्टम, then torque about each point in space will be same. Since torque about center of mass is zero, you can say that torque about each point on rigid body will be zero. तो ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, लेट्स दिस पॉइंट इज पी, पॉइंट इज पी, तो इस पी के अबाउट टॉर्क जीरो आना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो टी है ये इसी से पास कर रहा है, तो टी का टॉर्क जीरो हो गया पॉइंट पी के अबाउट। अब बात करेंगे इस दो फोर्स की, इस दो फोर्स का टॉर्क भी जीरो आना चाहिए इस पी के अबाउट। ये, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए मैंने क्या किया, इस एफ के कंपोनेंट्स कर दिए। तो तुम मुझे बताओ, तो इस ये वाला एंगल अगर, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो सिमेट्री से भी एंगल थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। ये एफ है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, दिस इज एफ कॉस थीटा, और ये भी कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, दिस इज द एफ कॉस थीटा। और एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा, दिस इज एफ साइन थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इसलिए।
अब मुझे ये बताओ, मुझे टॉर्क जीरो करना है ना, तो इस एफ साइन थीटा का टॉर्क इसके अबाउट क्या लिखेंगे, ये दूरी लिखेंगे, इस डिस्टेंस को, इसको अपने मन से एक्स मान लो, और इस दूरी को अपने मन से वाई मान लो, वाई, ये दूरी वाई है, ये दूरी एक्स है, तो तुम क्या लिखोगे, ये इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, और ये एफ साइन थीटा इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क क्या आएगा, एफ साइन थीटा का ट्वाइस इंटू एक्स बनेगा, टॉर्क बनेगा एफ साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, ये ऐसे घुमाएगा, और ये एफ साइन थीटा इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, और ये वाला जो है एफ कॉस थीटा ये उल्टा घुमाएगा, और ये भी कॉस थीटा उल्टा घुमाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ कॉस थीटा इंटू वाई का ट्वाइस, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क इस पॉइंट को जीरो करेंगे, एफ साइन थीटा इंटू दिस, एफ साइन थीटा इंटू दिस लेंथ, एफ साइन थीटा इंटू दिस लेंथ, ट्वाइस बन गया, और ये एफ कॉस थीटा इंटू वाई, और ये है एफ कॉस थीटा इंटू वाई, जीरो बनेगा, एफ से एफ कट जाएगा, इससे पता है क्या बनेगा, इससे टू का भी टर्म हट जाएगा, इससे बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, इसके इधर भेजो इसके इधर, दिस इज वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, मतलब जो टेन थीटा होना चाहिए ना, टेन थीटा वो वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, तो पता है ये तभी संभव है ना, जब ये अगर टेन थीटा वाई बाई एक्स है, इसका मतलब ये जो लाइन आनी चाहिए ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, तभी तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो ये भी एंगल थीटा बोलोगे, आमने सामने एंगल इक्वल करोगे ना, ये वाला एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये बनना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये बनना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तभी तो तुम कहोगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स, तो अगर ये वाला फोर्स इससे पास करना चाहिए, और ये भी थीटा वही है वाई बाई एक्स, तो ये भी फोर्स इससे पास करना चाहिए, मतलब ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ऐसा, मतलब जो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो हर हाल में इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इसका मतलब कंफर्म है कि ये जो आई ए आर है और ये पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी हर हाल में, इसकी वेलोसिटी हर हाल में इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन, और ये 90 डिग्री होनी चाहिए, दिस लेंथ मस्ट बी 90 डिग्री, ये 90 होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये क्या होना चाहिए, दिस ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तुम्हें पता है अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी बन सकता है जब ये वाला पूरा पूरा डायमीटर बने, मतलब ये पॉइंट पता कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच, यहाँ पहुंचा, तब तुम कहोगे कि ये राइट एंगल बन सकता है, इस इक्वेशन से तुमने ये प्रूफ कर लिया कि ये 90 होना चाहिए, और इस 90 से मैंने ये प्रूफ कर लिया कि आई आर यहाँ नहीं मिलना चाहिए, आई आर को यहाँ पाना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन में ये हो गया, ठीक है, कि ये तभी संभव है कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच पाना इसको, जब ये इस कंडीशन को होल्ड करे, ऐसा होल्ड करे कि ये जो है इसकी वेलोसिटी भी है, तो ये आई ए आर की तरफ से बिहेव करे, दिस पॉइंट इज आई ए आर, तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा। अब कोई पूछे सेंटर की वेलोसिटी बताइए, इसके सेंटर की वेलोसिटी, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी वीसीएम है, अब तुम समझ सकते हो, खूब आराम से वीसीएम निकाल सकता हो, भाई ओमेगा निकाल लेंगे कितना, वी अपान टू आर से, ये टू आर दूरी है ना, तो ओमेगा आ गया कितना, वी अपान टू आर, आई स्क्वायर की हेल्प से, अब वीसीएम क्या आएगा, आर ओमेगा, दिस इज आर ओमेगा, ओमेगा उठा कर रख दो, तो वी बाई टू, आंसर इज वी बाई, ओके, तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया कि सेंटर का एक्सेलरेशन क्या आएगा, वी बाई टू आना चाहिए। अच्छा इसमें जो बी पार्ट कह रहा है ना, इसका बी पार्ट कह रहा है, देखिए कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज एवरीवेयर, अगर म्यू हर जगह होता तो बताइए सेंटर की वेलोसिटी कितनी होती, एक बार फिर बताऊंगा कि आंसर अगेन सेम होगा, क्यों, क्योंकि उस केस में भाई एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को लिया तो तुमने ये प्रूफ किया, फिर ऐसा ही एक स्ट्रिप इधर भी ले लो, ऐसे भी ले लो, दो स्ट्रिप होते, तो अगर दो स्ट्रिप होते, तो अगर मैं इसको बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं, तो अगर एक स्ट्रिप के लिए वो होल्ड कर रहा है कि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो होने के लिए कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो फिर एक और स्ट्रिप लोगे तो उसके लिए भी तो वही होल्ड करना चाहिए, भाई इसका इसका रिजल्टेंट अब इन दोनों का इससे पास कर रहा है, तो इन दोनों का टॉर्क हटा दो इसके अबाउट, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी तो इसी से पास करना चाहिए, वो भी तो इसी से पास करना चाहिए, तभी तो इन दोनों का टॉर्क भी इसके अबाउट जीरो आना चाहिए, और एक और स्ट्रिप लो तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन आना चाहिए उसको भी तो इसी से पास करना चाहिए,
यहाँ के फ्रिक्शन को भी तो उसी से पास करना चाहिए, तब तो टॉर्क जीरो आएगा। तो अगर इसको मैं बहुत सारे इन्फानाइट स्ट्रिप में बांट दूँ तो मैं कहूँगा कि हर दो एंड पे जो फ्रिक्शन आना चाहिए हर हाल में इससे पास करना चाहिए, सो दैट नेट टॉर्क बिकम्स जीरो, ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सके, ओमेगा कांस्टेंट हो सके। ठीक है, तो उस केस का बी पार्ट की आंसर क्या होगा, v बाई टू। आई आर ए हमेशा बने रहेगा वट एवर द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज एवरीवेयर या एट ओनली 2 पॉइंट्स। ओके, देन आंसर इज v बाई टू। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।